जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम 1 जून से शुरू होने वाला है। आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो मेरे भाई, अब से पहले हम मेरे भाई 3 क्लास कर चुके हैं। आज की हमारी ये 4थी क्लास होने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट ने हमारी अब से पहले की 3 क्लासों को नहीं देखा है, देख लेना मेरे भाई। चैनल पे आपको वो तीनों की 3 क्लास देखने को मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की 4थी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? फटाफट से बताएंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सैयद मोहम्मद ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो बात हो रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ मेरे भाई, उसका जवाब आपको देना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? कोई बताएगा मुझे सत्यशोधक समाज की स्थापना? आप बताएंगे ज्योतिबा फूले ने की थी। भाई किसने? ज्योतिबा फूले ने की थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताओ आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना की थी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एजी एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो बताओ मेरे भाई, एजी को हम किस नाम से जानते हैं? सिल्वर के नाम से जानते हैं, निकेल के नाम से एल्यूमिनियम के नाम से, निकेल के नाम से, पारा के नाम से, या चांदी के नाम से? तो एजी, अब तुमको पता है कि एजी का मतलब क्या होता है? एजी होता है मेरे भाई आपका सिल्वर, और सिल्वर बोले तो चांदी। राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? बताओ मेरे भाई, शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका कौन है? सुभा मुद्गल है, पूर्णिमा शर्मा है, रीता गांगुली है, या फिर मेरे भाई नैना देवी है? तो मेरे भाई, मैंने बात की शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका। राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभा मुद्गल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सुभा मुद्गल आपका हो जाएगा। अच्छा, मैं तुमसे कुछ लोक नृत्य पूछता हूँ जो तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। मुझे आप ये बताओ कि गैर नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गैर और गौरी दोनों के बारे में बता दो मेरे भाई। ठीक है, गैर और गौरी नृत्य कहाँ पर होते हैं? तो आप बताएंगे गैर और गौरी राजस्थान में होते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ यक्षगान नृत्य कहाँ पर होता है? तो यक्षगान कहाँ पर होता है मेरे भाई? आप बताएंगे ये तो कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है मेरे भाई? आपके कर्नाटक में होता है। मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कि सुआ नृत्य कहाँ पर होता है? कौन सा मेरे भाई? सुआ नृत्य। तो आप बताएंगे ये हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पर मेरे भाई? छत्तीसगढ़ में होता है। मैं आपसे बात करूं कि बताओ जट जाटिन नृत्य कहाँ पर होता है? तो जट जाटिन कहाँ पर होता है? आप बताएंगे कि सर ये बिहार में होता है। कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। मैं बात करूं मेरे भाई कि लावणी नृत्य कहाँ पर होता है? कौन सा? लावणी। तो लावणी नृत्य कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो गौरी और गैर कहाँ पर होंगे? राजस्थान में। सुआ नृत्य कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। यक्षगान कहाँ पर होगा? कर्नाटक में होगा। जट जाटिन कहाँ पर किया जाता है? बिहार में। और लावणी नृत्य कहाँ पर करते हैं? आपके महाराष्ट्र में। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग खाली स्थान के लिए नहीं किया जाता है। तो बताएंगे मेरे भाई कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? NaOH के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग खाली स्थान के लिए नहीं किया जाता। साबुन बनाने के लिए, अखबार बनाने के लिए, धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए, आचार के संरक्षण या
परीक्षित के लिए। तो मेरे भाई बात हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मेरे भाई हम किस लिए नहीं करते हैं? आचार के संरक्षण के लिए। तो फिर आप बोलोगे भाई कि आचार के संरक्षण के लिए यानी आचार के बचाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे आचार के बचाव के लिए तो एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका मेरे भाई? एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH होता है। अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई, ठीक है। तो अगले सवाल को चेक करते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त आपकी कौन थी? तो क्या मेरे भाई वो आपके प्रतिभा देवी थी, मीरा कुमार थी, रमा देवी थी, या फिर मेरे भाई आपके निर्मला सीतारमण थी? तो बताएंगे मेरे भाई कि हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? महिला आपको बताना, ठीक है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आप बोलेंगे मेरे भाई राइट आंसर आपका होगा रमा देवी, ठीक है मेरे भाई। राइट आंसर क्या होगा? रमा देवी होगा। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कि चुनाव आयोग किस भाग में है, कोई बताएगा मेरे भाई कि चुनाव आयोग? भाई चुनाव आयोग के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग मेरे भाई संविधान के किस भाग में है? आप बताएंगे भाग नंबर 15 में है। अगर मैं बात करूं कि चुनाव आयोग हमारे किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 324 में है, ठीक है मेरे भाई। किस में है मेरे भाई? आपके अनुच्छेद 324 में है। मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त मेरे भाई कौन है? कितने बच्चे हैं मेरे भाई जो इसका आंसर देंगे? फटाफट से बताओ मेरे भाई, वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? सर वो तो ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है मेरे भाई? ज्ञानेश कुमार। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है मेरे भाई जिसमें गवर्नमेंट का भी मेरे भाई क्या हो? अधिकार हो, ठीक है। टिस्को, राउरकेला, भिलाई, या फिर मेरे भाई आपका दुर्गापुर। तो फटाफट से बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो आप बताएंगे कि सर वो तो टिस्को नहीं आता। कौन सा नहीं आता मेरे भाई? टिस्को। अरे मेरे भाई जो टिस्को है वो तो मेरे भाई प्राइवेट कंपनी है ना, ठीक है। टिस्को तो प्राइवेट कंपनी है। अब यहाँ पर तो सार्वजनिक के बारे में पूछा था, तो सार्वजनिक नहीं है मेरे भाई कौन सा तुम्हारा? टिस्को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? टिस्को होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे भाई जो राउरकेला स्टील प्लांट है, जो राउरकेला स्टील प्लांट है, किसकी सहायता से लगाया गया था? तो आप बताएंगे कि सर राउरकेला को तो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को तो किसकी सहायता से लगाया गया था? आप बताएंगे कि सर इसको जर्मनी की सहायता से इसको लगाया गया था। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? फटाफट बताएंगे मेरे भाई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? लुई पास्चर है, जेम्स वाटसन है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, जेन गुडाल है। तो मेरे भाई द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसके लेखक कौन है? आप बताएंगे रॉबर्ट डार्विन है, ठीक है मेरे भाई। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का नाम पढ़ा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला सवाल है कथकली की जड़ें किस राज्य में है से जुड़ी हुई हैं? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं बात करता हूँ किसके बारे में? हमारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आप बताएंगे भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है? आप बताएंगे तमिलनाडु से है। मैं बात करूँगा मेरे भाई आपके कथकली के बारे में, तो इनका संबंध हमारे केरल से है। मैं बात करूंगा किसके बारे में? मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम का संबंध भी केरल से है। मैंने बात की है किसके बारे में मेरे भाई? आपके कुचिपुड़ी के बारे में। तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे है?
आंध्र प्रदेश से है। किससे मेरे भाई? आंध्र प्रदेश से है। मैंने बात की है मेरे भाई सत्रिया के बारे में, तो जो सत्रिया है वो मेरे भाई कहाँ का है? सर वो असम का है। मैं बात करूँगा मेरे भाई कथक का, तो कथक मेरे भाई कहाँ पर है? यूपी का है। मैं बात करूँगा मेरे भाई मणिपुरी का, तो मणिपुरी कहाँ का है? सर ये तो मणिपुर का है, नाम से ही पता चलता है। और एक मेरे भाई है आपका ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, तो भाई देखो मैंने बात की कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो कथकली की जड़ें कहाँ पर है? केरल में। भरतनाट्यम कहाँ का है? आप बताएंगे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। कथक कहाँ का है? यूपी का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। और ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। तो इन सब चीज़ों को मेरे भाई याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला आपसे पूछा कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? क्या चार मीनार सिकंदराबाद में है, मुंबई में है, पणजी में है या हैदराबाद में है? तो चार मीनार कहाँ पर है? कोई बताएगा मुझे इस चीज़ के बारे में? तो आप बताएंगे कि सर जो चार मीनार है ना, चार मीनार वो तो हमारे हैदराबाद में है। मैं तुमसे पूछूं कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे कुली कुतुब शाह ने। किसने मेरे भाई? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी। मैं बात करूं इस हैदराबाद के बारे में, तो ये आपके मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। मैं बात करूं इसी हैदराबाद के बारे में, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है मेरे भाई, संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि सर सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थित है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को खाली स्थान अलग करती है, तो बताएंगे मेरे भाई भारत और श्रीलंका को कौन अलग करती है, तो आप बताएंगे राइट आंसर होगा पाक जल संधि। तो मेरे भाई देखो मैं आपसे बात करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, तो आप बताएंगे सर रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। मैं बात करता हूं भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मेरे भाई भारत और अगर ठीक है, एक सेकंड भाई भारत गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, हम बात करेंगे किसके बारे में? भारत और चीन के बारे में, तो आप बताएंगे मैकमोहन रेखा है। कौन सी मेरे भाई? मैकमोहन रेखा है। मैं बात करूंगा भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो आप बताएंगे 3 बीघा गलियारा है। कौन सा मेरे भाई? 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में है। क्लियर? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा गलियारा। आओ भाई, निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? कोशिका, विली, नसाए या नसे या फिर मेरे भाई आपकी ध्वनि। तो मेरे भाई कौन जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? फटाफट बताएंगे। तो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है, तो मेरे भाई वो है विली। विली जो है मेरे भाई आपके परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। आइए अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है। अगला सवाल है खरीफ फसलों को खाली स्थान मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो मेरे भाई बताइए जो खरीफ की फसल हैं वो किस मौसम के साथ में बोई जाती है? तो सर खरीफ की जो फसल है वो बरसात के मौसम में बोई जाती है, जैसे कि बाजरा, जैसे कि मक्का, जैसे कि ज्वार, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब क्या हैं? खरीफ की फसल हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो मेरे भाई सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली वो कहाँ पर है? आप बताएंगे कि सर ये तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ठीक है मेरे भाई। कहाँ पर बना हुआ है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। राइट आंसर आपका सी होगा। क्लियर मेरे भाई? तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। मैं आपसे बात करूं कि गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी आपके निकलती है। अगला सवाल है भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है?
तो जो नीली क्रांति है ना मेरे भाई, उसका संबंध आपको बताना है। तो नीली क्रांति का संबंध तो मछली पालन से है। अब जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरे भाई हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध है मेरे भाई खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है मेरे भाई, खाद्यान्न उत्पादन से। मैं बात करता हूँ मेरे भाई श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे दुग्ध उत्पादन से। किससे मेरे भाई, दुग्ध उत्पादन से। मैं बात करता हूँ मेरे भाई काली क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से मेरे भाई आपका काली क्रांति का संबंध है। मैं बात करता हूँ मेरे भाई दूसर क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे उर्वरक उत्पादन से दूसर क्रांति का संबंध है। मैं बात करता हूँ मेरे भाई पीली क्रांति का संबंध किससे है, आप बताएंगे तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। मैं बात करूंगा मेरे भाई गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा उत्पादन से है। ठीक है मेरे भाई, किससे, झींगा मछली के उत्पादन से है। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। इसके अलावा मेरे भाई काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, दूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। अगला सवाल है, भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो मेरे भाई जो आपका थार का मरुस्थल है, जो भारतीय रेगिस्तान है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके राजस्थान में फैला हुआ है, कुछ हिस्सा गुजरात में भी है, कुछ हिस्सा आपके पंजाब में भी है। ठीक है मेरे भाई, तो मोस्टली हिस्सा जो है वो कहाँ पर है मेरे भाई, राजस्थान में, और ये अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। ठीक है मेरे भाई, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। मैं आपसे पूछूं अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोई बताएगा मेरे भाई, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, आप बता देना, गुरु शिखर नाम है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर। खालिस्तान मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मेरे भाई मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कौन सी है, तो सर वो तो स्टेपीज है। वो कहाँ पर पाई जाती है मेरे भाई, कान में। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, जांग में। ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है। अगला देखो मेरे भाई, यदि x अनुपात y बराबर में 6:5 है, y अनुपात z बराबर 9:25 है, तो x अनुपात z का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई तीन चीज़ है, एक तो x है, एक अनुपात y और एक अनुपात z। तो x y की अगर मैं बात करता हूँ, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है। फिर y और z की बात करूँ, 9/25, y की 9 है और z की 25। क्रॉस मल्टी, ठीक है, इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देखो, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 6 का 54, तो x की वैल्यू हो गई 54। फिर करेंगे 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजो 45, y की वैल्यू 45, और 25 को 5 से गुणा करेंगे, 25 पंजो 125। तो मेरे भाई ये x है, ये y है और ये z है। तो x का और z का पूछा था, तो x की वैल्यू कितनी है, 54, और z की वैल्यू कितनी है, 125। तो 54:125 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत है। यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है और 50% लाभ पर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर आपसे क्या बोला कि 486 में 324 टॉफ़ी खरीदता है। तो अगर मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला है कि 324 टॉफ़ियों का मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे कि 486 है। ये क्रय मूल्य की बात हो रही है। अगर मैं तुमसे पूछूं बता एक टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना भाई, 324 का भाग इसमें लग जाएगा। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 486 बटा में हो जाएगा 324।
24 तुम्हारा हो जाएगा। ये मेरे भाई किससे कट जाएगा, ये आपके ठीक है 3 से कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारा 3 से कटेगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 दूनी से 162, इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 का 24। ठीक है, फिर इसको मेरे भाई 2 से काट सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 81 बार कटेगा। और 2 से इसको काटेंगे मेरे भाई, 9 से काट लो सीधा। ठीक है, इसको 9 से काटेंगे तो 9 का भाग 162 में देंगे तो 9 एकम 9 कितना बचेगा मेरे भाई, 7 9 8 का 72, 18 बार कटेगा। 9 का भाग इसमें देंगे तो मेरे भाई कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। फिर 6 से काट लो इसको, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3/2 आ गया। लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं मेरे भाई कि 50% का लाभ होना चाहिए। तो 50% का लाभ बोले तो 150/100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो मेरा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। यानी कि मेरे भाई एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 9/4 रुपये है। तो मेरे भाई अगर 1 रुपये की बात करूं तो 1 रुपये की कितनी हो जाएगी सर ये उल्टा हो जाएगा, 9/4 है तो 4/9 हो जाएगा। अब तुमको 1 रुपया तो चाहिए नहीं, तुमको तो 90 रुपये चाहिए, तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 का भाग 90 में देंगे, 10 बढ़ जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिनको समझ में आ गया उनका ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लो। तुमसे बोला था कि 324 टॉफ़ियों को 486 रुपये में खरीदता है, यानी 324 टॉफ़ी खरीदी है 486 में, तो एक टॉफ़ी कितने में खरीदेगा मेरे भाई, तो 324 का भाग इसके अंदर लग जाएगा। तो 486 में 324 का भाग दे दो। इसको मैंने 3 से काटा तो 162 बार कटा, इसको 3 से काटा तो 108 बार कटा, इसको 9 से काटा तो 18 बार कटा, इसको 9 से काटा तो 12 बार कटा, इसको 6 से काटा तो 3 बार कटा, इसको 6 से काटा तो 2 बार कटा। तो 3/2 रुपये तुम्हारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। लेकिन भाई इसने तो बोला है कि 50% के लाभ पर बेचना है, तो भाई 50 का लाभ 150 हो जाए, 150/100, 0 से 0 कटे, 5 3 15, 5 10, तो 3 3 हो गए 9, 2 दूनी 4, तो 9/4 यानी 9/4 रुपये में एक टॉफ़ी आती है। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, तो सर 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 4/9 हो जाएगा। लेकिन तुमको तो 90 रुपये में चाहिए तो 90 से गुणा कर दो, 9 से काटेंगे 90, 10 बार 10 हो गए 40, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई फटाफट से बता दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो जब मेरे भाई आपसे बोला गया कि विकर्ण की लंबाई 14 है तो ऐसी कंडीशन में भुजा की वैल्यू क्या होती है, भुजा होती है मेरे भाई आपकी कितनी, विकर्ण बटे में √2। ठीक है मेरे भाई, जब विकर्ण की वैल्यू दी हुई हो और भुजा का मान तुमको निकालना हो तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में आंसर आता है तुम्हारा कितना, विकर्ण बटे में √2। तो विकर्ण कितना है मेरे भाई आपका 14 है और √2 तुमको करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारी क्या है, भुजा। लेकिन इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई भुजा का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। 196 में 2 का भाग देंगे, 2 नाम का 18, 2 8 का 16। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूँगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।